हेलो स्टूडेंट्स। मैंने ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित कुछ नोट्स शेयर किए थे आपसे, देखे होंगे आपने। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन क्या है, इसको समझने के लिए आज अपने यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। शरीर से निकलने के बाद ब्लड 5 से 8 मिनट के समय में अपनी तरलता को खोकर अर्ध ठोस जेली में परिवर्तित हो जाता है। इस परिघटना या फिनोमेना को रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन कहा जाता है। रक्त का जो थक्का बनता है वो फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन द्वारा बनता है, जो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन जो है वो एक तंतुमय पदार्थ फाइब्रिन, जो कि इनसॉल्युबल होता है, में रूपांतरित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ब्लड क्लॉटिंग की, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें कई कारक भाग लेते हैं। इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी 1954 में 1954 में एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई थी जो कि ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर हैं उनका नोमेनक्लेचर यानी नामांकन किया। तो इस कमेटी ने ब्लड फैक्टर से संबंधित जो फैक्टर्स थे, ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित जो फैक्टर्स थे, उनको संख्यात्मक नंबर दिए। प्रत्येक जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसको एक रोमन न्यूमेरल यानी रोमन संख्या के द्वारा उसको निर्दिष्ट किया। तो ये फैक्टर जो है ये मैंने आपसे शेयर किए थे और आज इसके बारे में अपने जैसे फैक्टर फर्स्ट, ये लगभग ये टोटल जो है 13 फैक्टर है, जिसमें फैक्टर फर्स्ट जिसको फाइब्रिनोजन कहते हैं, फैक्टर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर फोर्थ कैल्शियम, फैक्टर फिफ्थ प्रोएक्सिलरिन, फैक्टर सिक्स जो था है उसको इस नोमेनक्लेचर से हटा दिया गया है कि उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं था, तो उसका इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं था, इसलिए उसको इससे हटा दिया गया है। तो फैक्टर फिफ्थ के बाद फैक्टर सेवन्थ आता है प्रो कन्वर्टिन, इसे स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर एट्थ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर नाइन्थ जिसे क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, फैक्टर 10th स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12th हैगमैन फैक्टर एंड फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये जो 13 फैक्टर हैं ये ब्लड क्लॉटिंग मिल करके ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कि जो रक्त का थक्का बनता है उसका क्रियाविधि या उसका मैकेनिज़्म क्या है, तो इसको अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने 3 स्टेजेस में बांट लिया गया है। स्टेजेस फर्स्ट ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है। सेकंड स्टेज जो है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन,
प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। स्टेज थर्ड जो है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजिन, यानी फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन का निर्माण। तो पहले लेते हैं स्टेज फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्चुअल क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। तो इसका निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है। इसके निर्माण में दो अलग अलग पथ या पाथ जो आते हैं, जिसे इंट्रिंसिक पाथ और एक्सट्रिंसिक पाथ कहते हैं। इंट्रिंसिक पाथ का मतलब ये है कि वो ब्लड के अंदर से ही इसके जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है, यानी जो क्लोटिंग का प्रोसेस है वो ब्लड के द्वारा ही प्रारंभ होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक पाथ ये कहता है कि कुछ जो बाहरी फैक्टर्स हैं वो आकर के इसको क्लोटिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो दोनों तरह के जो पाथ हैं मिल करके ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए अपने पहले लेते हैं इंट्रिंसिक पाथ। इंट्रिंसिक पाथ में क्या होता है कि जब किसी प्रकार की कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, तो उसमें ब्लड वेसल्स जो है वो टूट जाती है, नष्ट होती है। तो ब्लड वेसल्स का जो एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम के नीचे कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। तो कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनके संपर्क में जब ब्लड आता है तो इससे ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इसके संपर्क में, यानी जो कोलेजन फाइबर है उनके संपर्क में ब्लड आता है, तो इसका जो सबसे पहले जो फैक्टर 12 है वो स्टिमुलेट होता है। फैक्टर 12 क्या है? हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर जो है वो स्टिमुलेट होकर के एक्टिवेटेड हो जाता है। तो फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। फैक्टर 12 एक्टिवेटेड होकर के ये फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड करता है। फैक्टर 12 ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फैक्टर जो है वो जो इनएक्टिव 11th है उसको एक्टिवेटेड 11th में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिवेटेड 11th जो है वो फैक्टर 9th को एक्टिवेट करता है। तो 9th एक्टिवेट हो जाता है। 9th एक्टिवेट होकर के फैक्टर 8th को एक्टिवेट करता है। तो फैक्टर 9th फैक्टर 8th दोनों एक्टिवेटेड, प्लस फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम आयन, ये सारे मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें एक्टिवेटेड फैक्टर 9th, एक्टिवेटेड फैक्टर 8, फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना, और कॉम्प्लेक्स को कहेंगे अपने इंट्रिंसिक फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, कि ये फैक्टर 10th को एक्टिवेट करने वाला फैक्टर है। इंट्रिंसिक इसलिए है कि इंट्रिंसिक पाथ से आया है। तो ये इंट्रिंसिक पाथ से आने वाला जो इसको फैक्टर 10th को एक्टिवेट करने वाला कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक पाथ कि ये तो इंट्रिंसिक पाथ से फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एक्सट्रिंसिक पाथ से
भी फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कैसे बनता है कि जब कोई चोट लगती है तो टिश्यू नष्ट होता है, यानी चोट लगने से जो टिश्यू होते हैं वो नष्ट होते हैं, उस पर दबाव पड़ता है तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू के अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। तो ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये फैक्टर 7th को एक्टिवेट कर देता है। तो फैक्टर 7 और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को अपने कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स दो तरीके से बना, एक इंट्रिंसिक पाथवे से और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे से। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या है कि जब इंजरी हुई तो टिश्यू जो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, जो कि फैक्टर 10th को एक्टिवेट करके उसके साथ मिल के कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस तरह से दो तरीके से फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बन गया, एक इंट्रिंसिक पाथ और एक एक्सट्रिंसिक पाथ से। ये दोनों यहाँ पर बताए गए हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे की जो डैमेज्ड सरफेस होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उसमें सबसे पहले जो फैक्टर 12th होता है वो फैक्टर एक्टिवेटेड हो जाता है। 12th में एक्टिवेट होकर के ये फैक्टर 11th को एक्टिवेट करता है, 11th फैक्टर 9th को एक्टिवेट करता है, 9th 8th को एक्टिवेट करता है, और ये प्लस कैल्शियम आयन और फोस्फोलिपिड सारे मिल करके ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी तरह से एक्सट्रिंसिक पाथवे से कि जैसे ही कोई चोट लगी उससे जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बना वो इसको एक्टिवेट करता है 8th को, 8th एक्टिवेट हो करके ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिल करके ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथ से फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। ये फैक्टर 10th को एक्टिवेट करते हैं, इधर से इंट्रिंसिक इधर से एक्सट्रिंसिक, ये दोनों 10th को एक्टिवेट करके 10th एक्टिवेटेड हो जाता है। 10th एक्टिवेटेड होने से ये फैक्टर 5th को एक्टिवेट करता है। तो फैक्टर 5th एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद फैक्टर 10th एक्टिवेटेड, फैक्टर 5th एक्टिवेटेड प्लस कैल्शियम प्लस फोस्फोलिपिड, ये सारे मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कहलाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या चीज़ है? फैक्टर 10th एक्टिवेटेड, फैक्टर 5th एक्टिवेटेड, कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारी मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना,
और इस कॉम्प्लेक्स को अपने कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहाँ पर स्टेज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होती है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो गया तो अब सेकंड स्टेज चलती है जिसको अपने कहते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये एक जाइमोजिन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो एक्टिवेट थ्रोम्बिन में बदल देता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन के अंदर, ये प्रोथ्रोम्बिन है, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो इस एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो इस तरह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा थ्रोम्बिन में बदल गया। तो ये सेकंड स्टेज है कि जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन था उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आते हैं तीसरी स्टेज कि फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजिन, कि जो थ्रोम्बिन बना है ये थ्रोम्बिन क्या करता है कि प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रिनोजिन था उस फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है कि प्लाज्मा के अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन भी सॉल्यूबल होता है। फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा के अंदर है जो कि सॉल्यूबल फॉर्म में है, और ये थ्रोम्बिन के द्वारा किस में, फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ। फाइब्रिन भी सॉल्यूबल फॉर्म में होता है और इसे सॉफ्ट क्लॉट कहते हैं। यानी स्टार्टिंग के अंदर फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन बनता है, तो ये फाइब्रिन जो है सॉफ्ट क्लॉट कहलाता है। सॉफ्ट क्लॉट से हार्ड क्लॉट कैसे बनता है कि फैक्टर 13 जो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो था, उस फैक्टर की प्रेजेंस में फाइब्रिनेज एंजाइम और फैक्टर 13 दोनों की तथा कैल्शियम आयन, इन तीनों की प्रेजेंस के अंदर ये जो सॉल्यूबल फाइब्रिन है ये इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में बदलता है। सॉल्यूबल फाइब्रिन फाइब्रिनोजिन सॉल्यूबल फाइब्रिन जो है वो फैक्टर 13 एंजाइम फाइब्रिनेज कैल्शियम आयन की उपस्थिति में सॉल्यूबल फाइब्रिन इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में बदल जाता है। इनसॉल्यूबल फाइब्रिन के अंदर जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये फंस करके एक उसको जाल के रूप में एक थक्का बना देती है। इस तरह से ये जो थक्का बनता है इसे हार्ड क्लॉट कहा जाता है। हार्ड क्लॉट कुछ समय बाद सिकुड़ जाता है और सिकुड़ करके इसमें से कुछ तरल पदार्थ लिक्विड जो है वो रिलीज होता है। इस लिक्विड को सीरम कहते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया पूरी होती है कि अपने यहाँ पर आपने किया था कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदलता है। ये फाइब्रिन जो होता है ये सॉल्यूबल होता है। ये सॉल्यूबल फाइब्रिन फैक्टर
13 जो फैक्टर है वो फाइब्रिनेज एंजाइम के द्वारा एक्टिवेटेड होता है और उससे एक्टिवेटेड होकर के ये फाइब्रिन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदलता है। इनसॉल्युबल फाइब्रिन जो है वो दागों के रूप में बनता है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सारी फंस करके ब्लड का हार्ड क्लॉट तैयार हो जाता है। तो ये हार्ड क्लॉट जो होता है ये कुछ समय बाद सिकुड़ जाता है जिसमें से एक लिक्विड निकलता है। इस लिक्विड को अपने सीरम कहते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है। आज के लिए इतना।